तो बच्चे हम लोग जो है पिछले पाठ में श्वसन के बारे में पढ़े थे। अब जो है हम लोग परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन क्या है? तो उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। यानी हम लोगों के शरीर में कुछ अनुपयोगी पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो उसको क्या है, उत्सर्जन के द्वारा उसे बाहर निकाला जाता है। और शरीर को जीवित रहने के लिए, कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए जो है कुछ जो है भोज्य पदार्थ यानी पोषण के लिए कुछ जो है भोजन का जो आवश्यक तत्व होता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट जो है इसको पहुंचाने के लिए ये जो है परिवहन तंत्र कार्य करता है। तो हम लोग जो है पौधों में पदार्थों का परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो पौधों में पदार्थों का परिवहन जो होता है, इसके लिए ऊतक होते हैं। तो इसमें जो है पहला जाइलम ऊतक, दूसरा फ्लोएम ऊतक, तो जाइलम ऊतक के द्वारा, जाइलम ऊतक जो है यह जो जल समवाहक ऊतक है ना, ये जो है जल को पूरे पौधे के भाग में पहुंचाता है। जाइलम ऊतक का क्या काम है? यानी जल को पूरे पौधे के पत्तियों तक यानी पूरे भाग में जाइलम ऊतक जो है जल को पहुंचाता है। और इसमें जो पाई जाने वाली वाहिकाएं होती हैं एवं वाहिनिकाएं जो होती हैं, ये मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। वाहिनिकाएं लंबी नालिका की तरह, यानी वाहिनिकाएं की जो रचना होता है वो बेलनाकार होती है। उनकी रचना सिलेंडर के आकार का होता है, बेलनाकार होता है। एक के ऊपर एक स्थित इन कोशिकाओं के बीच अनुप्रस्थ भित्ति है ना, अनुप्रस्थ भित्ति होती हैं। और ये जो जिससे जड़ से लेकर पत्तियों तक जल का क्या होता है कि मतलब कि परिवहन होता है। पत्तियों से लेकर जड़ तक यानी जड़ से लेकर पत्तियों तक पौधों में क्या होता है, ये जाइलम ऊतक के द्वारा जल पहुंचाए जाते हैं। दूसरा जो है
फ्लोएम ऊतक। तो आप लोग जानते हैं कि फ्लोएम ऊतक जो है ये भोजन को जो है पत्तियों से, क्योंकि पत्तियों को भोजन का रसोई घर कहा जाता है ना, तो पत्तियां जो है, पत्तियों में भोजन बनता है। तो ये फ्लोएम ऊतक जो है वो जड़ से जड़ ऊपर से नीचे भी जाता है इसमें, और ऊपर से नीचे भी आता है। तो ये भोजन को पूरे जड़ तक जो है फ्लोएम ऊतक के द्वारा जो है ये मतलब पहुंचाने का कार्य करता है। और फ्लोएम ऊतक जो होता है यह जो है इस ऊतक को, फ्लोएम को, यह संवहन बंडल का दूसरा जटिल ऊतक है। और इसका मुख्य कार्य है पौधे के हरे भागों में, यानी पौधे के हरे भागों में ये जो भोज्य पदार्थ को दूसरे भागों में पहुंचाना, ये फ्लोएम ऊतक का काम है। और ये जो है पूरे पौधे के भाग में भोजन को वितरित करता है। इसके बाद चालनी नलिकाएं जो होती हैं लंबी तथा नालिका के समान होती हैं। इसमें अनेक छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? चालनी नलिकाएं में क्या होते हैं? अनेक महीन महीन छिद्र होते हैं, जो इन छिद्रों के द्वारा ही एक चालनी नालिका का जीव द्रव्य दूसरी चालनी नालिका के जीव द्रव्य से संबंधित रहता है, मतलब जुटा रहता है ना। और इस प्रकार खाद्य पदार्थों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या होता है? संवहन होता है, माने एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है। पौधों में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है किसके कैसे होता है? सुक्रोज के रूप में होता है ना। सुक्रोज के रूप में पौधों में जो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है वह सुक्रोज के रूप में होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर हम देखते हैं तो इनमें जो है निम्नलिखित अंतर होता है। जाइलम एवं फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर होता है, तो सब लिखते नहीं हैं। इसमें क्या अंतर होता है कि जाइलम ऊतक जो होता है इसकी कोशिकाएं मृत होती है ना। लिख रहे हैं? लिखिए लीजिए तब। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, मृत होती हैं। चल नहीं रहा। दूसरा, यह जल एवं
घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। स्थानांतरण करता है। इधर तीसरा में है, तीसरा अंतर इसमें होता है, इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है। बहाव ऊपर की ओर होता है। और फ्लोएम में क्या होता है, इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। दूसरा, यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तीसरा अंतर, इसमें खाद्य पदार्थों का खाद्य पदार्थों का ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है। ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है। देखिए, तो हम इसमें क्या है कि जाइलम में क्या होता है, जाइलम में इसकी कोशिकाएं मृत होती है। इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती हैं। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, जबकि फ्लोएम इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। अंतर क्या है कि जाइलम की जो कोशिका होती है मृत होती है और फ्लोएम की जो कोशिका होती है जीवित होती है। अंतर समझ में आया? दूसरा अंतर, जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। यानी जाइलम जो है जल एवं घुलित खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करता है ना? जबकि फ्लोएम में यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। ये खाद्य पदार्थ मतलब भोजन,
ये जल पदार्थ यानी जल को ये मतलब क्या करता है, स्थानांतरण करता है। घुलित खनिज लवण को क्या करता है, स्थानांतरण करता है। ये जो है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। और तीसरा अंतर है जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम में कह रहा है कि इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है। जाइलम में किधर होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम में इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ क्या होता है, परिवहन होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लिख लिए मिटा दें। वाष्पोत्सर्जन 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 जो है, ये जो है पौधों में यह क्रिया होता है। तो पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यानी पौधे जो हैं नीचे से जल को ऊपर सोख ले जाते हैं, तो पौधा अपने आवश्यकता अनुसार जल का उपयोग करता है। बाकी जल जो है वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया से वायुमंडल का भी क्या होता है कि उसका तापमान बना रहता है। अगर वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं होगा तो वायुमंडल की तापमान क्या हो जाती है, बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा अधिक। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया ये पौधों में होता है। पौधे जो हैं जाइलम द्वारा जल को ऊपर तक पहुंचाया जाता है। पहुंचाने के बाद जल जो है अधिक मात्रा में पत्तियों तक जाता है। वहाँ पौधे अपने मतलब कि 100% उसमें जल ले गए, 10% ही उसका यूज किए, बाकी 90% जो जल है वो वाष्प के रूप में बनकर ऊपर वायुमंडल में चले जाते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होता है ये पत्तियों में होता है। कैसे होता है पत्तियों में, तो पत्तियों में महीन महीन छिद्र होते हैं, जिसे आप लोग रंध्रों के नाम से भी जानते हैं या अस्टोमाटा कहा जाता है। पत्तियों में जो छिद्र पाया जाता है उन छिद्र का नाम है अस्टोमाटा। तो उन्हीं छिद्रों से जल जो है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ये तो वाष्पोत्सर्जन के बारे में समझ लिए। अब एक इसका महत्व के बारे में समझिए, इसका क्या महत्व है ना। अब यहीं पर जोड़ देते हैं का महत्व, है ना। इसका महत्व क्या है, तो पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है और यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। पौधे के मतलब कि तना के
डालियों का तापमान बनाए रखने में मदद करता है। इस क्रिया से पौधे के तना, पत्तियां और जो है उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनका ताप मतलब बना रहता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पौधे क्या होंगे, अधिक गर्मी के कारण जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगा तो वो क्या होगा, पौधे जो है अपने शरीर का तापमान नहीं बनाए रख पाएंगे, जिसके चलते या सूख सकते हैं या मुरझा सकते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं जंतुओं में परिवहन। जंतुओं में परिवहन कैसे होता है? तो जंतु भी दो प्रकार के होते हैं, उच्च श्रेणी के जंतु और निम्न श्रेणी के जंतु। तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। मतलब जो उच्च प्रकार के जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थों या अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है ना, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। इस तंत्र के 3 प्रमुख अवयव होते हैं। 3 प्रमुख अवयव क्या क्या हैं? रुधिर, पहला रुधिर या रक्त, पहला भाग हो गया। दूसरा हृदय, ये 3 क्या होते हैं? अवयव हैं। हृदय तथा रुधिर या रक्त, हृदय तथा रुधिर या रक्त वाहिनियां। रुधिर या रक्त वाहिनियां ये मिलकर रुधिर या रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। ये चीज रुधिर या रक्त, हृदय, रुधिर या रक्त वाहिनियां मिलकर जो है परिसंचरण तंत्र का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन के लिए क्या होता है कि लासिका तंत्र होता है, जो एक और तंत्र भी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है। इसमें जो है रक्त का संरचना क्या है? रक्त क्या होता है? रक्त का रंग कैसा होता है? तो रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। रक्त क्या है? क्षारीय तरल पदार्थ है, जो इसका पीएच मान क्या होता है? 7.4 यानी 7.4। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 यानी 7.4, जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह जो है हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है।
यह अपने शरीर में वाहिनियों में प्रवाहित होता है, तब यह क्या करता है, अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है। इसलिए यह तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। ठीक है। रक्त की संरचना जो है, रक्त के दो प्रमुख संघटक होते हैं, है ना। प्लाविका या प्लाज्मा कहलाता है तरल भाग, और दूसरा है ठोस भाग जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC तथा रक्त पटिकाणु होते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम लोग जो है रुधिर या रक्त के बारे में पढ़े। हृदय जो है रुधिर या रक्त वाहिनियां। इसके बाद में जो है हम लोग वाष्पोत्सर्जन क्रिया के बारे में पढ़े, जो आप लोगों को, और जो है पौधों में पदार्थों का परिवहन जिसमें फ्लोएम, है ना, जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक के बारे में पढ़े। और जो है बच्चे जो है अब हम लोग जो है अगले क्लास में दूसरा जो है पाठ जो है अध्ययन करेंगे। तो बच्चे इसमें आप लोगों को कोई कठिनाई? तो ठीक है, हम इसी के तहत अपना जो है अगले क्लास जब स्टार्ट होगा तो हम लोग अगला चैप्टर